इन एक्सटिंक्टेड एनिमल ड्रैगन्स नेम ऑल्सो कम, जो विलुप्त हो चुके हैं, जो अब नहीं हैं. बट इन दिस वीडियो आई अगेन टेक यू टू द वर्ड ऑफ द ड्रैगन दैट इज इन द पोम, दैट इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, written by Ogden Nash. That is the poem of First Flight, poem number 10. Namaskar, my all dear student of class 10. In compact course series, we are moving towards today to poem number 10, that is The Tale of Custard Dragon. Let's have some information about the poet, then line by line explanation with the poetic devices, summary, word meaning, and some question answer. So let's start with the author. Ogden Nash. Now, Ogden Nash was born on 19 August 1902 in New York. He worked as a school teacher before becoming a copywriter. Nash's first poem was published in New Yorker in 1930. His first collection of the poems entitled Hard Lines was published in 1931. The Boy Who Laughed at Santa Claus, 1957, and Girls Are Silly, 1962 are among his famous books. Nash is perhaps best remembered for his nonsense poetry. Nash died on 19th May 1971. So nonsense poetry, some of the humoric touch, some of the satirical, ironical manner, funny, इस तरह का थोड़ा सा टच देखने को मिलता है उनकी पोम में, और इसी के लिए वो जाने जाते थे. इसी तरह की एक पोम आज हम पढ़ने वाले हैं, इनकी लिखी हुई, दैट इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. सेंट्रल आइडिया देखते हैं सबसे पहले पोम का. Everything and everyone made or born in a world, no matter how small or large, has the special significance. We often underestimate people by looking at their weaknesses, but they show themselves through their wits and actions. We must never look down on others. Each individual is unique in their own way. They may have various skill sets that we are ignorant of. A person whom we consider to be less or unimportant can become a hero in unexpected and unforeseen circumstances. Furthermore, correct and timely measures are usually advantageous. In other words, a stitch in the time saves 9, which also serves as the poem's central theme. So main theme इसकी क्या बताई गई है? मेन जो आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है कि जो भी इस वर्ड में आया है, इस दुनिया में जो भी है, छोटा है या बड़ा है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है या इम्पॉर्टेंस है. किसी को भी उसके लुक वाइज हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. अंडर एस्टिमेट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ प्रिजुडाइज, मीन्स मेकिंग अर्लियर थॉट्स, बिलीफ उसके बारे में बनाना. वो कैसा होगा वो हमको पहले से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हाँ, फिजिकली वो वीक लग सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होशियार हो सकते हैं थ्रू देयर विट्स एंड एक्शन. विट्स इज कॉल्ड इंटेलिजेंट. ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने में बहुत वीक हैं, बहुत पैथेटिक हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. थ्रू देयर एक्शन दे हैव प्रूव्ड देयर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड. हमको कभी भी दूसरों की तरफ डाउन एंड वर्ड में नहीं देखना चाहिए. लाइक लोगों को कम नहीं समझना चाहिए, उनको बहुत कम नहीं आंकना चाहिए. जितने भी इंडिविजुअल हैं इस वर्ड में, वो सब यूनिक हैं. यूनिक इज कॉल्ड, सब में अलग अलग कोई ना कोई स्किल होती है, और वो स्किल दूसरों के द्वारा काफ़ी बार इग्नोर कर दी जाती है. क्यों? क्योंकि वो स्किल दिख नहीं पाती है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्किलफुल लोग हैं वो डेलिबरेटली अपनी स्किल शो करें, बट इस बेस पे भी हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते. जो पर्सन है जिसको हमने अनइम्पॉर्टेंट समझा है, कभी कभी वो बहुत बड़ा हीरो या अनएक्सपेक्टेड या अनफोरसीन सर्कमस्टेंसेस में देखा जा सकता है. जिसको हम बिल्कुल कावर्डली समझते हैं, वो भी कभी कभी हीरो बन सकता है. अब यहाँ पर और ज़्यादा बोला जाए तो जो टाइमली और करेक्ट मेजर्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाते हैं. मतलब योर स्किल इज रिक्वायर्ड, यू आर कैपेबल, बट इफ मीन्स अननेसेसरी इफ यू आर शोइंग, देन नोबडी विल गिव द इम्पॉर्टेंस. बट at the demand of the situation, if the same skill you are showing again, then obviously you will be a hero. मतलब कंडीशन, डिमांड के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कोई भी एबिलिटी दिखाते हो तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होती है आपको प्रेजेंट करने में. दूसरे वर्ड में अगर कहा जाए तो जो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब जो भी, इसका मतलब है कोई भी इस तरह की बुरी जो परिस्थिति होती है उसमें कोई भी एक हेल्प बहुत बड़ा काम करती है, और यही इसका सेंट्रल आइडिया है. जब बहुत सब कुछ खराब हो रहा हो उस टाइम पे आपको छोटी सी भी हेल्प मिल जाए जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, वो भी उस टाइम पर बहुत बड़ी लगती है. तो इसी तरह का एक वाकया, एक इंसिडेंट इस पोम में है.
चलो स्टार्ट करते हैं हियर. बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Triolio little pet dragon. अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, ये बताया गया है बेलिंडा. शी इज अ गर्ल. वो कहाँ रहती है? छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है. उसके बाद छोटी सी ब्लैक कलर की किचन है, दैट इज द बेबी कैट. छोटा सा ग्रे कलर का माउस है, येलो कलर का डॉग है, रेड कलर का वैगन है एंड रियल में ट्रूली ही एक छोटा सा प्यारा सा पेट ड्रैगन है. ये सभी लोग एक साथ रहते हैं एक छोटे से व्हाइट हाउस में. तो कौन कौन है यहाँ पे? बेलिंडा है जो एक गर्ल है, उसके बाद बहुत सारे पेट्स हैं, उनके बारे में बताया है. छोटा सा बेबी किटन है, उसके बाद छोटा सा ग्रे कलर का माउस है, किचन ब्लैक कलर का है, येलो कलर का डॉग है, वो भी छोटा सा है, रेड कलर का लिटिल वैगन है, वैगन जिसमें वो रहते हैं, गाड़ी है छोटी सी. रियलियो हैज कम हियर फॉर रियल. ठीक है, रियल में मतलब बिल्कुल रियल है जिसके बारे में बताया जा रहा है और वो ट्रू है. कौन है वो? एक छोटा सा प्यारा सा ड्रैगन. और वो इन सब के साथ एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है. Poetic devices we'll discuss later on. Now stanza number 2. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink. The little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. अब यहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन दिया गया है. लड़की का नाम तो बता दिया बेलिंडा. अब उसने अपने पेट्स के नाम क्या रखे हैं वो बताया गया है. जो छोटी सी लिटिल ब्लैक कलर की किटन है उसका नाम है इंक. जो ग्रे कलर का माउस है उसको वो ब्लिंक बुलाती है. जो येलो कलर का डॉग है वो बिल्कुल मस्टर्ड की तरह शार्प है, बहुत क्लेवर है, बहुत तेज है, उसका नाम मस्टर्ड है. और जो छोटा सा ड्रैगन है वो कैसा है? कावर्ड. कावर्ड आप बोल सकते हो, वो बहुत कायर है. ठीक है, उसको बोला जाता है कि हाँ ये बहुत कायर है, बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है. और उसका नाम उसने क्या रखा है? कस्टर्ड. तो यहाँ पर सबका नेम बताया है उसने, सबका इंट्रोडक्शन दिया है कि उसके जो पेट्स हैं उनका क्या नाम है. Stanza number 3. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace chimney for a nose and Realio Trualio draggers on his toes. ना यहाँ पे कस्टर्ड का मेन डिस्क्रिप्शन दिया गया है. ठीक है, कस्टर्ड के बारे में ये पोम है, तो कस्टर्ड के बारे में थोड़े से फिजिकल फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं. कस्टर्ड कैसा है? कस्टर्ड एक ड्रैगन है जिसके बहुत शार्प टीथ हैं. उसके शरीर पर ऊपर की तरफ स्पाइक्स हैं और नीचे स्केल्स हैं. मान लो ये बॉडी है तो ये स्पाइक्स हैं. स्पाइक्स आप बोल सकते हो इस तरह का. ठीक है, इस तरह का उभरा हुआ जो बहुत ज़्यादा थ्रोनी होता है. और नीचे स्केल्स हैं. स्केल का मतलब उसकी बॉडी इस तरह की है. ठीक है, जो स्किन का टेक्सचर है उसका इस तरह का है और ये ड्रैगन है. उसके बाद उसका जो माउथ है उसमें से फायर निकलती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो चिमनी हो उसकी नोज की. ठीक है, तो जब भी वो कभी बहुत तेज़ आवाज़ करता है, कभी भी वो कोई भी रिएक्शन करता है तो उसके मुंह से फायर निकलती है और वो एक चिमनी की तरह है फॉर अ नोज. ठीक है, नोज की चिमनी की तरह है. उसके माउथ को रिगार्ड किया जाता है और वो कैसा है? माउथ को क्या बोला गया है? फायर प्लेस की तरह है. और रियल में ट्रू में यानी कि ये बहुत सच है, बहुत रियल है कि जो उसके टोज हैं वो कैसे हैं? डैगर्स के जैसे हैं. डैगर्स इज कॉल्ड, बहुत शार्प हैं. उसके जो टोज हैं वो बहुत शार्प जैसे हैं, जैसे कि खंजर होता है. ठीक है, इस तरह का होता है ना हमारा खंजर, ये इस तरह का, ये भी बहुत शार्प होता है. सेम वैसे ही उसके जो हैं वो टोज हैं जिस पे नेल्स हैं. तो यहाँ पे ये फिजिकल अपीयरेंस दिया गया है फीचर्स का कस्टर्ड द ड्रैगन का. Stanza number 4. Belinda was as brave as barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stair. Mustard was as brave as a tiger in the rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पे सबकी बहादुरी के बारे में बताया गया है. अगर यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया है कि भाई कस्टर्ड बहुत कावर्डली है, अगर उसको कावर्डली बताया गया है मतलब जो दूसरे पेट हैं वो कावर्डली नहीं है, वो उससे ज़्यादा बहादुर हैं. तो उनके बारे में क्या बताया कि जो बेलिंडा है वो कैसी है? वो फुल ऑफ बेयर, बैरल्स फुल ऑफ बेयर. उसके वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है. इस तरह से है, एक तरह से बैरल को आप बोल सकते हो वुडन बकेट. ठीक है, वुडन बकेट जिस तरह की होती है जिसमें पानी वानी या कोई ड्रिंक इस तरह की चीज़ भरी जाती है, उस तरह की है वो. तो उसमें बहुत सारे बैरल फुल ऑफ बेयर, जितनी भी बेयर्स में जितनी भी उनकी ताकत होती है, भर भर के उसकी ताकत है. इस तरह की मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो बेलिंडा है वो बहुत बहादुर है. देन जो इंक एंड ब्लिंक हैं वो इतने बहादुर हैं कि वो लाइन को भी स्टेयर से नीचे भगा सकते हैं.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा हाइपरबोल किया गया है, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। इंक और ब्लिंक, जो छोटे से किटन और वो जो माउस है वो लाइन को कैसे भगा सकते हैं, बट यहाँ पर पोइट ने इस तरह की बनाई गई है क्योंकि इमेजिनरी पोम है, एक इमेजिनरी स्टोरी है, तो वहाँ पे बताया है कि वो इतने बहादुर हैं कि वो लाइन को भी स्टेयर से नीचे कर सकते हैं। जो डॉग है, मस्टर्ड है, वो इतना बहादुर है कि वो बिल्कुल रेज में रहता है जैसे कि टाइगर। रेज इज कॉल्ड एंगर। वो इतना ज़्यादा बहादुर है कि उसको जब गुस्सा आता है वो बिल्कुल टाइगर की तरह अपना गुस्सा दिखाता है और बहुत ज़्यादा बहादुर है। जो कस्टर्ड है वो हमेशा रोता रहता है, किसके लिए? नाइस सेफ केज के, मुझे एक बहुत सेफ सा नाइस सा केज चाहिए और उसके लिए रोता रहता है। उसकी ब्रेवरी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो इस स्टैंजा से हमको पता चला कि बेलिंडा के पास जितने पेट्स हैं वो सब ब्रेव हैं कस्टर्ड को छोड़कर। Stanza number 5, Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely call him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Travaglio cowardly dragon. अब यहाँ पर सबका इंट्रोडक्शन के बाद सबका रिएक्शन बताया है, एक दूसरे के लिए सबका रिएक्शन कैसा है। तो यहाँ पे बेलिंडा कस्टर्ड को टिकल करती है, गुदगुदी करती है बहुत ज़्यादा, अनमर्सीफुल, मतलब उसको नहीं अच्छा लगता, वो परेशान होता है, उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है, लेकिन शी कीप्स ऑन टिकलिंग दैम, उसको बहुत ज़्यादा टिकल करती है वो। इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड जो तीनों उसके पैट हैं वो उसको र्यूडली क्या बुलाते हैं? पर्सिवल। नाउ पर्सिवल वॉज अ नाइट, ठीक है, ये एक नाइट था। नाइट आप बोल सकते हो अ वॉरियर, अ ब्रेव सोल्जर्स इन किंग अर्थर्स कोर्ट, ठीक है, किंग अर्थर की कोर्ट में ये एक नाइट था और इसको बहुत ज़्यादा ब्रेव माना जाता था, ठीक है। किंग अर्थर्स कोर्ट, किंग अर्थर की कोर्ट में एक नाइट था, एक वॉरियर था जिसको बहुत ब्रेव माना जाता था। बट एक बार क्या हुआ, वो किसी मिशन पे गया, वहाँ पे उसने कुछ परेशानी देखी, कुछ इस तरह की कंडीशन देखी कि वो डर के वापस भाग आया। तो सब लोग उसको यही बोलते हैं कस्टर्ड को कि बॉडी बहुत ज़्यादा, उन लोगों का आयरॉनिकल, ये सैटारिकल इस तरह से वो चढ़ाते हैं, रूडली उसको बोलते हैं कि देखने में बहुत बड़ा है बट है कैसा? वो कावर्डली। तो उसको पर्सिवल के नाम से चढ़ाते हैं कि देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत बहादुर है बट ये है बहुत डरपोक। अभी जो भी जितने भी लोग हैं वो हमेशा वो लाफ करते रहते थे अपनी लिटिल रेड वैगन में, जो उनकी छोटी सी लाल कलर की वैगन थी, जो डिब्बा था, जो गाड़ी थी आप बोल सकते हो, उसमें वो लोग लाफ करते रहते हैं, मज़े करते हैं। और यहाँ पे जो बताया गया है कि ड्रैगन कैसा है, रियल में ट्रुअल में जो ड्रैगन है वो कैसा है? कावर्डली ड्रैगन है। तो इस स्टैंजा में, फिफ्थ स्टैंजा में हमको क्या बताया गया है? फिफ्थ स्टैंजा में वी हैव गॉन थ्रू दैट कस्टर्ड के लिए सबका रिएक्शन कैसा है वो यहाँ पर बताया गया है। अब आगे चलते हैं, स्टैंजा नंबर 6। Belinda giggled till she shook the house and Blink sat weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पे उन सब के एक्शंस या टास्क बताएंगे, वो सब लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। तो बेलिंडा कैसी है? बेलिंडा इतनी जोर से हंसती है, गिगल्ड इज कॉल्ड लाफिंग, शोइंग योर टीथ। आप जब हंसते हो तो आपके दांत दिखते हैं, बहुत जोर जोर से अच्छे से हंसना, मूव करके हंसना। वो इतनी तेज तेज हंसती है कि पूरे घर को हिला देती है। जो ब्लिंक है वो कौन सी साउंड निकालता है? वीक, ठीक है। तो गिगल क्या हो गया? लाफिंग हो गई, वीक अगेन एक साउंड हो गई, ठीक है। जो छोटा सा किटन है वो कैसी साउंड निकालता है? वीक, वीक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। वो क्या करता है? वो माउस के लिए गिगल कर रहा है, मतलब उसको देखकर हंस रहा है। जो मस्टर्ड है वो रूडली, इंक, ठीक है, इंक एंड मस्टर्ड, इंक जो छोटा सा माउस है वो, और जो मस्टर्ड है डॉगी है, वो उसकी एज पूछते हैं, किसकी? कस्टर्ड की। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड का क्या काम है? वो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए क्या करता रहता है? अपील करता रहता है। तो यहाँ पे सबके लिए बताया कि सब बहुत हंसी खुशी एंजॉय से रहते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, फन बनाते हैं, क्योंकि सब लोग बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत मजे से उस घर में रह रहे हैं, एक वैगन में, ठीक है, एक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल में रह रहे हैं। लेकिन कस्टर्ड है वो कॉवर्डली है, वो हमेशा क्राई करता रहता है। Stanza number 7. Suddenly they heard a nasty sound. And Mustard growled and they all looked around. Meouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब अचानक से तभी क्या होता है? यहाँ से इंसिडेंट की शुरुआत होती है। तो स्टैंजा नंबर 7 से जो स्टोरी है वो मूव कर रही है। ये जो स्टोरी है ये एक किस फॉर्म में है? ये एक
पैरोडी आप बोल सकते हैं, जिसमें ह्यूमरस टच भी है और ये एक टेल फॉर्म में भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो स्टोरी है, ये जो हमारी पोम है, ये एक पैरोडी है और क्या है, हमारी एक टेल है, ठीक है। टेल आप बोल सकते हो, इसको बोलते हैं बलाड, जिसमें कि पोम के साथ साथ एक स्टोरी सुनाई जाती है। मतलब एक स्टोरी फॉर्म में नहीं, प्रोज फॉर्म में नहीं है, पोइट्री फॉर्म में है, तो लेकिन इसमें एक स्टोरी चल रही है, तो ऐसी पोम को क्या बोलते हैं, बेलाड, ठीक है। तो अब स्टोरी आगे बढ़ती है, उसमें क्या आता है कि अचानक से सब लोग एक नेस्टी साउंड सुनते हैं। नेस्टी आप बोल सकते हो अ बैड और अ नॉइसी साउंड, बहुत तेज आवाज सुनते हैं। मस्टर्ड है, वो कैसी आवाज निकालता है, वो ग्राउल, ठीक है। जो डॉगी है वो जिस तरह से वो ग्राउल करते हैं, बाक करते हैं, वो आवाज निकालता है और सब लोग चारों तरफ देखने लगते हैं। म्याउच, जो इंक है वो किस तरह की आवाज निकालता है, म्यू एंड आउच, ठीक है। तो म्याउच एंड जो बेलिंडा है वो किस तरह की आवाज निकालती है, ओ। क्योंकि ये सब लोग क्यों आवाज निकाल रहे हैं इस तरह की, मतलब कोई उन्होंने सडन रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जहां उनकी विंडो है वहां पे एक पायरेट है। विंडो यहाँ पे किसके लिए आया है, विंडो के लिए आया है, मतलब खिड़की में उन्होंने किसी को देखा है। पायरेट होते हैं जो सी रॉबर्स होते हैं, ठीक है। सी रॉबर जो लुटेरे होते हैं, सी को लूटने वाले वो होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अचानक से एक बहुत तेज साउंड आती है, उनके जितने भी पेट होते हैं वो और बेलिंडा अलग अलग तरह की साउंड निकालने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा है, विंडो से उनके घर में कोई आया है और वो एक पायरेट है, एक रॉबर है। Stanza number 8. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ पे पायरेट अपीयरेंस बताया गया है, ठीक है। पायरेट कैसा दिखता था, उसके लेफ्ट हैंड में एक पिस्टल थी। पिस्टल का मतलब क्या हुआ, गन, ठीक है। किस तरह की गन, हैंड गन, मतलब हाथ में जो छोटी सी गन पकड़ सकते हैं वो थी उसके पास। राइट हैंड में भी एक गन थी, मतलब दोनों हाथों में पिस्टल थी। उसके टीथ में उसने एक कटलास पकड़ा हुआ था। कटलास आप बोल सकते हो स्मॉल शार्प नाइफ, ठीक है। ये उसकी तरह डैगर की तरह ही होता है, लेकिन ये एक नाइफ है सीधा। ज़्यादातर वो जो शिप में अगर कभी इस तरह की रोप वगैरह को काटने के काम में आते हैं, छोटे से नाइफ होते हैं, तो वो नाइफ उसके टीथ में लगा हुआ है, ठीक है। तो उसने दोनों हाथों में गन पकड़ी हुई है, दांतों में उसके नाइफ है। उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है वो कैसी है, ब्लैक है। उसका एक लैग वुड का बना हुआ है, मतलब ही वॉज हैविंग अ प्रोस्थेटिक लैग, हम ऐसे बोल सकते हैं कि नकली लैग है। एक पैर उसका नहीं था तो वुडन लैग उसका था। और उसके बाद उसको देखकर लग रहा था कि वो जो पायरेट आया है उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, वो किसी गुड इंटेंशन से नहीं आया, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। तो यहाँ पे पायरेट का अपीयरेंस, एक तरह से अपीयरेंस बताया गया है कि वो किस तरह का है। वो बहुत खतरनाक था, उसको देखकर ही लग रहा था कि हाँ ये किसी को लूटने के पर्पस से आया है। Stanza number 9. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse Blink strategically mouse hold. अब यहाँ पे बेलिंडा कैसी हो जाती है, वो पीली पड़ जाती है। पीली मतलब डर की वजह से, ऐसे बोलते हैं ना आपका फेस तो पीला पड़ गया, डर की वजह से, बीमारी की वजह से, ठीक है। तो वो क्या, यहाँ नर्वसनेस की वजह से, यहाँ पर वो क्या थी, बेलिंडा डर गई थी, उसकी वजह से उसको डर लग रहा था, वो पीली पड़ गई और वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, जैसे ही उसने पायरेट को देखा। मस्टर्ड था, वो क्या क्या, मस्टर्ड जो डॉगी था वो चिल्लाने लगा। येल्प इज कॉल्ड द साउंड, टेरिफाइड येल्प, अजीब सी जो आवाज, मतलब उसकी जो ग्राउल बाक आवाज थी वो येल्प यानी कि ऐसी हेल्पिंग साउंड में चेंज हो जाती है। उसके बाद जो इंक था वो कहाँ चला जाता है, ट्रिकल डाउन, वो नीचे भाग जाता है, बिल्कुल घर के सबसे नीचे। ऐसा लग रहा था कि वो घर खोद के नीचे चला जाएगा, तो वो वहां चला जाता है। और जो छोटा सा लिटिल माउस ब्लिंक था वो कहाँ चला जाता है, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड में। माउस होल्ड का मतलब जो होम होता है, ठीक है, जो बरो होता है, माउस का घर होता है ना छोटा सा, माउस का टॉम एंड जेरी में हमने देखा, वैसे ही उस माउस होल्ड में चला जाता है। स्ट्रेटेजिकली इज कॉल्ड प्लान्ड, भाई उसने प्लान कर लिया था कि जैसे ही उसने देखा कि मैं कहाँ भाग जाऊंगा तो वो हाउस होल्ड में चला जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा है कि पायरेट आया है, वहां से कौन कौन भाग गया, बेलिंडा वहां से भाग गई, मस्टर्ड वहां से भाग गया, इंक और ब्लिंक, सब लोग जितने भी उसके पैट थे वहां से भाग गए, अलग अलग डरावनी आवाजें निकालते हुए।
Stanza number 10. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon. With a clatter and clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at worm. अब वहां पर जब कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ कस्टर्ड था जो वहां पर अकेला रह गया था। अब कस्टर्ड का क्या रिएक्शन था उस पायरेट को देखने के बाद, वो बताया गया है कि जो कस्टर्ड था उसने जंप किया और स्नोट किया लाइक अ इंजन। स्नोट अगेन इज अ साउंडिंग वर्ड। उसने बहुत हार्श, बहुत नॉइजी साउंड निकाला उसको देखने के बाद, मतलब वो नहीं डरा, वो वहीं पे था, उसने जंप किया, इंजन की तरह उसने एक साउंड निकाला। क्लैश टैकल, क्लैश्ड मतलब उसने मारा, अपना जो टेल था वो किसी आयरन की तरह मारा किसी डंजन में। डंजन आप बोल सकते हो अ सेल, ठीक है, और अ डार्क रूम, डार्क रूम बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, अंडरग्राउंड रूम बोल सकते हो, प्रिजन बोल सकते हो, प्रिजन सेल मतलब कोठरी, इस टाइप का। तो क्लैश्ड हिज लाइक, जो जिस तरह से डंजन में जब नीचे लड़ाई होती है तो जिस तरह से आयरन की सोर्ड एक दूसरे को टकराती हैं, बिल्कुल उस तरह से उसने अपनी टेल को जो था वो क्लैश किया, उसको टकराया, और फिर उससे आवाज आई क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विरम। जैंगलिंग स्क्विरम बहुत तेज साउंड, ऐसे बोल सकते हो आप, अ काइंड ऑफ थर्ड साउंड। ऐसा लग रहा था जैसे दो बहुत भारी भारी चीजें आपने आपस में टकराई हैं, उसकी साउंड आ रही थी। क्लैटर एंड क्लैंक दे बोथ आर एज वेल द साउंडिंग वर्ड। ये भी दोनों साउंड वर्ड हैं। जो आवाज आ रही थी किससे आ रही थी, उसकी जो टेल थी, टेल जो वो इस तरह से चारों तरफ घुमा रहा था, उसको जब पायरेट आ गया था उसका रिएक्शन शो करने के लिए, उनसे ये सारी आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी सी चीज टकराई हो या गिर गई हो। उसके बाद ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म। रॉबिन एक तरह की बर्ड होती है, छोटी सी बर्ड होती है, बट इट इज वेरी क्विक टू ईट द वॉर्म। बहुत तेजी के साथ, बहुत जल्दी से, बहुत सडनली वो वॉर्म को खा जाती है, कीड़ों को खा जाती है। तो उस टाइम पर वो पायलट की तरफ आया, किस तरह से, बहुत क्विकली आया, जैसे कि एक रॉबिन कीड़ों को खा जाती है, उतना ही तेज, उतना ही क्विक वो पायरेट की तरफ झपटा। तो इस हमने स्टैंजा में देखा कि कस्टर्ड वॉज रेडी टू फाइट विद द पायरेट। आगे देखते हैं स्टैंजा नंबर 11. The pirate gaped the Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब जो पायरेट था उसने क्या किया, गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। उसने देखा, उसने सबसे पहले अपने माउथ से स्टार्ट किया बेलिंडाज ड्रैगन, ठीक है। गैप्ड का मतलब एक साउंड, जैसे कि माउथ से स्टार्ट करना। क्या माउथ से स्टार्ट मतलब मूवमेंट स्टार्ट करना। उसने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले उसने थोड़ा सा गल्प इज कॉल्ड स्वॉलो, ठीक है। स्वॉलो मतलब निगलना। क्या निगला उसने, ग्रॉग। ग्रॉग होता है अ काइंड ऑफ ड्रिंक, ठीक है, आप एल्कोहलिक ड्रिंक मान सकते हो, ठीक है। तो वो उसने अपना ड्रिंक जो था वो पिया, थोड़ा सा किस में था, वो एक फ्लैगन में था। फ्लैगन आप बोल सकते हो स्मॉल कंटेनर, छोटा सा कंटेनर। आपने देखा होगा इस तरह के मूवीज वगैरह में या कहीं पिक्चर में देखा होगा जिसमें अल्कोहलिक ड्रिंक बना होता है, दैट इज द पॉकेट फ्लैगन, पॉकेट में रखा जाता है। उसने खोला, छोटा सा उसमें फ्लैगन इस तरह का स्क्वायर बॉटल शेप में वो था, ठीक है। तो वो उसने वो निकाला और वो उसको पीने लगा, ठीक है। उसने पिया मतलब वो ही वॉज रेडी, वो इस तरह का शो कर रहा था कि वो लड़ने के लिए तैयार है। ही फायर 2 बुलेट्स, उसके हाथ में जो पिस्टल्स थी उसने 2 बुलेट्स को फायर किया, लेकिन वो नहीं लगा। किसको हिट नहीं किया, कस्टर्ड को वो हिट नहीं किया। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, गॉबल्ड अगेन स्वॉलो। बस जो पायरेट था वो इतना ही कर पाया और उसके बाद कस्टर्ड ने उसको पूरा निगल लिया, बिकॉज कस्टर्ड ड्रैगन था, वो बहुत बड़ा था, ठीक है। तो पायरेट को उसने एक बार में पूरा निगल लिया। तो यहां हमने क्या देखा कि पहले तो कस्टर्ड डरा नहीं, उसने अपना बहुत फियर्स रिएक्शन शो किया। पायरेट ने जब कुछ बोला उसके बाद तो ड्रैगन ने उसको मौका ही नहीं दिया, कस्टर्ड ने, और उसको पूरा स्वॉलो कर लिया। Stanza number 12. Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee and gyrate around the dragon that at the pirate. ये देखने के बाद जितने भी लोग थे उनका रिएक्शन था वो कस्टर्ड की तरफ बिल्कुल चेंज हो गया। जो बेलिंडा थी उसने उसको एम्ब्रेस्ड कर लिया, एम्ब्रेस्ड इज कॉल्ड हग्ड कर लिया, ठीक है, उसको गले लगा लिया। सब लोग बहुत खुश थे उसकी बहादुरी को देखकर ना, वो सब रिएक्शन दिखा रहे हैं। मस्टर्ड उसको लिक करने लगा, डॉगी उसको चाटने लगा, कोई भी नहीं रो रहा था। मोर्न इज कॉल्ड
टू क्राई, ठीक है, कोई भी उसको नहीं रो रहा था, किसकी, पायरेट विक्टिम पे। जो पायरेट आया था वो मर चुका था, लेकिन कोई भी उसके लिए नहीं रो रहा था। इंक और ब्लिंक थे, वो क्या कर रहे थे, दे वर लाफिंग, ठीक है, वो हंस रहे थे। और क्या कर रहे थे, गायरेट इज कॉल्ड डांस, वो नाच रहे थे, मतलब सब लोग बहुत खुश थे और ड्रैगन के अराउंड, क्योंकि उसने पायरेट को खा लिया। मतलब सब लोग बहुत खुशी मना रहे थे, एक तरह से अप्रेज कर रहे थे, ठीक है, अप्रेज कर रहे थे, रिवॉर्ड फॉर्म में उसको सब अपनी खुशी दे रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसको बहुत प्रेज कर रहे थे, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, क्योंकि कस्टर्ड ने पायरेट को खा लिया था, उसको मार दिया था। Stanza number 13. But presently up spoke a little dog Mustard. I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Blink. We'd have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब यहाँ पर सबने उसकी तारीफ तो कर दी, लेकिन सब अपने आप को बचाने के लिए एक्सक्यूजेस दे रहे थे। क्या, यहाँ पर जो डॉग था, सबसे पहले उसने बोला कि भाई मैं वहाँ पे था, ठीक है, मैंने 2 बार सोचा कि भाई हाँ मैं उससे ज़्यादा दुगना बहादुर हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा सा फ्लस्टर्ड हो गया था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हो गया था, इस वजह से मैं नहीं मार पाया। जो इंक और ब्लिंक थे, उन दोनों ने क्या बोला कि भाई हम तो 3 गुना बहादुर हैं कस्टर्ड से, हम ऐसा सोचते हैं। कस्टर्ड ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हो, आप सब लोग मुझसे बहुत बहादुर हो। मतलब यहाँ पर सबको पता है कि पायरेट किसकी वजह से भागा है, किसकी वजह से मरा है, सिर्फ कस्टर्ड की वजह से। बट इवन दैन सब अपनी बहादुरी को डिफेंड कर रहे हैं बाय गिविंग डिफरेंट एक्सक्यूजेस। सब कह रहे हैं हम तो भाई उससे दुगने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तिगुने स्ट्रॉन्ग हैं। Stanza number 14. Belinda still lives in her little white house with a little black kitten and her little grey mouse and a little yellow dog and her little red wagon and her realio trevellio little pet dragon. Belinda is as brave as the barrel full of bears, and Ink and Blink chase Lion down the stair. Mustard is as brave as a tiger in the rage, but Custard keeps crying for the nice, safe cage. तो स्टैंजा नंबर 4 और 14 और 15 एग्जैक्टली सेम है स्टैंजा नंबर 1 और 2 के, जहाँ पे स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया गया था अबाउट द पेट, अबाउट देयर होम, अबाउट द नेम, अबाउट देयर बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, वही दोबारा सारा कुछ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपनी पोइटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आती है स्टैंजा नंबर 1 की पोइटिक डिवाइस। उससे पहले राइम स्कीम देखो, हर स्टैंजा की राइम स्कीम है AABB, जिसमें कि फर्स्ट हाउस देन माउस, वैगन एंड देन ड्रैगन, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द पोम यही राइम स्कीम चली है। सबसे पहला है रिपीटेशन, द वर्ड लिटिल हैज बीन रिपीटेड। सबसे पहले कौन सा वर्ड आया है, लिटिल, 2 बार रिपीट हुआ है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब 2 वर्ड अपोजिट मीनिंग के साथ साथ आते हैं। यहां पे आया है पैट एंड ड्रैगन। नाउ ड्रैगन कैसा होता है, ड्रैगन इज अ फियर्स एंड वाइल्ड एनिमल जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है, और उसको कोई पेट बना सकता है, तो 2 ही अपोजिट वर्ड हो गए ना, पेट एंड ड्रैगन। तो यहाँ पे कौन सी होगी लिटरेरी डिवाइस, ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट आती है आपकी एनाफोरा। इसमें रिपीटेशन होता है सेम वर्ड का इन द बिगिनिंग ऑफ द consecutive line, and little yellow dragon and realio triolio। तो इन दोनों लाइन में क्या आया है, and, तो एनाफोरा होगा। नाउ पोएटिक लाइसेंस, ये 4th है हमारा। इसमें क्या है, स्पेलिंग्स हैव बीन चेंज टू क्रिएट द रिदमिक इफेक्ट। यहाँ पे स्पेलिंग्स के साथ पोइट कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप स्पेलिंग को हाफ लिख सकते हो, गलत लिख सकते हो, अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो, तो इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक को इस तरह का लाइसेंस मिला होता है कि भाई यू कैन मेक द एक्सपेरिमेंट्स विद द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे देखो रियलियो, रियल की और ट्रू की स्पेलिंग के साथ उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, दैट्स व्हाई इट इज पोएटिक लाइसेंस। स्टैंजा नंबर 2, द फर्स्ट इज सिमिली, द यूज ऑफ लाइक एंड एज, जहाँ पे 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ड लिए जाते हैं LIKE, लाइक या एज। अब यहाँ पे देखो, एंड अ लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, ये वाली जो लाइन है इसमें क्या लिया गया है, ये देखो यहाँ पे आया है एज। नेक्स्ट देखो, एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है सी का, जो आया है कावर्ड एंड कॉल्ड एंड कस्टर्ड, ठीक है, 3 जगह सी आया है स्टार्टिंग में।
नेक्स्ट आता है आपका एनाफोरा, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड एंड द लिटिल येलो डॉग शार्प मस्टर्ड, दोनों में ही एंड का यूज हुआ है। और लास्ट आपकी है स्टैंजा में रिपीटेशन, लिटिल जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, लिटिल 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 हर लाइन में 2 बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन होगा। नेक्स्ट इज पोइटिक डिवाइसेस इन थर्ड स्टैंजा, सिमली। फर्स्ट आता है आपका सिमली, जहां पर माउथ लाइक अ फायर प्लेस, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो कंपेयर की गई है, माउथ, माउथ कैसा है, फायर प्लेस, जैसा फायर प्लेस होता है उसमें से आग निकलती है, वैसे ही ड्रैगन का माउथ है जिसमें से आग निकल रही है। तो दोनों को कंपेयर किया जा रहा है विद द हेल्पिंग वर्ब LIKE, लाइक। नेक्स्ट आता है आपका रेफ्रेन, अगेन इट इज रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस एंड अ रियलियो ट्रिवलियो, यहाँ पे फिर से रिपीटेशन आया है, एंड रियलियो ट्रिवलियो, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, पहले के भी स्टैंजाज में आ चुका है, इसीलिए रिफ्रेन होगा। रिपीटेशन जब सेंटेंस या फ्रेजेस का होता है पोएम में बार बार, तो वहां पे रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस होती है। नेक्स्ट आता है आपका मेटाफर, अगेन टू ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाता है, लेकिन मेटाफर में लाइक या एज वर्ड नहीं आते हैं, यानी कि ये विजिबल डिवाइस है, ये आपको दिख जाएगी, मेटाफर विजिबल नहीं है, वो ढूंढना पड़ता है। जैसे चिमनी फॉर अ नोज, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, चिमनी बताया गया है नोज को, उसकी फायर जो निकल रही है, मुंह से जो आग निकल रही है, चिमनी से धुआं, जो नोज है वहां से धुआं निकल रहा है, चिमनी में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, तो उसकी जो नोज है उसको चिमनी के जैसा बताया गया है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम बताई गई हैं, बट यहाँ पे लाइक या एज वर्ड नहीं है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए मेटाफर होगा। स्टैंजा नंबर 4, फर्स्ट इज एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर है बी, जो यहाँ पर लाइन में आया है, बेलिंडा वॉज ब्रेव एंड वियर, ये बी आया, ये बी आया, ये बी आया एंड ये बी आया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिमली, कंपैरिजन इन 2 ऑब्जेक्ट्स, और ये यूज आया है एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, यूज हुआ है एज का, ठीक है। बैरल फुल ऑफ बेयर्स मतलब जिस तरह से बेयर में बहुत ज्यादा ताकत होती है, वैसी बेलिंडा में बहुत ज्यादा ताकत है, जस्ट लाइक द फुल ऑफ बेयर्स, बैरल बहुत बड़े बर्तन भर भर के उसमें ताकत है, इस तरह की। द पोइट हैज कंपेयर्ड मस्टर्ड्स ब्रेवरी टू एन एंग्री टाइगर, और यहाँ पे कंपेयर्ड बेलिंडाज ब्रेवरी दैट इज ऑफ द बैरल फुल ऑफ बेयर्स। तो यहाँ पे दूसरी लाइन आती है, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, यहाँ पर एज का यूज हुआ है, सिमली लिटरेरी डिवाइस होगा। नेक्स्ट आता है आपका एसोनेंस, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वॉल साउंड ए, अगर ए साउंड, जो भी वॉल साउंड रिपीट होती है किसी लाइन में, वहां होता है एसोनेंस। यहाँ पे देखो बेलिंडा, ये वाली जो लाइन है इसमें ए का रिपीटेशन मिल रहा है, ए ए ए ए ए ए ए, और यहाँ पर भी आता है ए, ठीक है। तो मोर देन 1 टाइम, बहुत ज्यादा बार रिपीटेशन है, तो एसोनेंस होगा। Stanza number 5, poetic device, first is refrain. There is repetition of the sentence and a realio trivalio. जिस sentence में भी, जिस stanza में भी ये use हुआ है, वहाँ पे refrain literary device होगा. Next is repetition. The word tickled have been repeated. देखो यहाँ पे tickled, ये tickled और tickled 2 बार आया है, repetition होगा. Next is allusion. Reference to a famous person, animal और species, और यहाँ पर क्या दिया गया है reference? पर्सिवल का। पर्सिवल एक फेमस वॉरियर था, एक सोल्जर था, एक नाइट था किंग अर्थर्स की कोर्ट में, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। तो जहाँ पे किसी का रेफरेंस दिया जाता है, किसी का नाम दिया जाता है, बहुत बड़े आदमी, कोई सेलिब्रिटी, कोई बहुत आपको बोल सकते कोई एनिमल हुआ, स्पेशीज हुआ, तो वहाँ पे उस लाइन में लिटरेरी डिवाइस होता है एल्यूजन। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. The poet has personified ink, blink, mustard by giving them the ability to speak. They rudely called him perceive. अब ink और blink और mustard, doggy, mouse, ये सब बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। यहाँ पे बोला है कि they called, तो यहाँ पे किसको बताया गया है? personification, मतलब पोइट ने क्या किया है? नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाइड किया है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन होगा। स्टैंजा नंबर 6, फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज अनामाटोपोइया, जो साउंड वर्ड के लिए आती है, जैसे कि गिगल्स एंड वीक, ये दोनों ही क्या है? साउंड से रिलेटेड वर्ड है। जहां पे साउंड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है, अनामाटोपोइया इज द लिटरेरी डिवाइस।
नेक्स्ट आता है आपका अगेन रेफ्रेन, जहां पे वर्ड यूज हुआ है कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ये लाइन भी कई स्टेंजाज में रिपीट हुई है, दैट्स वाई यहां पर रेफ्रेन होगा। स्टैंजा नंबर 7, फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ एस। ये साउंड आ रहा है एस। अब देखो, सडनली हर्ड अ नेस्टी साउंड, बार बार एस का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस होगा। अब देखो एलिटरेशन और कॉन्सोनेंस में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे एस एस स्टार्टिंग में और यहाँ पे बीच में भी है। यहाँ पे स्टार्टिंग में है, बीच में है या लास्ट में, हम उसको कंसीडर करेंगे, बट एलिटरेशन में स्टार्टिंग में लेटर होना चाहिए, तभी हम उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अनोमोटोपोइया, साउंडिंग वर्ड। पोइट हैज यूज्ड सम साउंडिंग वर्ड जैसे ग्राउल्ड, मियाउच, क्राइड, ये सारे कौन से हैं? साउंड वर्ड हैं, तो ऑनोमेटोपोइया होगा। नेक्स्ट आता है आपका पोइटिक लाइसेंस। यहां पर क्या किया है? स्पेलिंग ऑफ विंडो को क्या लिखा है? विंडा, तो पोइटिक लाइसेंस। रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे कौन से वर्ड का? सडनली। सडनली का वर्ड रिपीटेशन हुआ है ना, देखो सडनली एंड सडनली 2 बार। नेक्स्ट आता है आपका एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे आएगा सडनली। आगे के वर्ड हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे नहीं आ रहे हैं, एक ये आया हमारा साउंड, नेस्टी को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। स्टैंजा नंबर 1, फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, दैट रिपीटेशन ऑफ द लेटर। सबसे पहले बी आया है, बियर्ड वॉज ब्लैक, एक ये है। एच आया है, ही हेल्ड हिज, तीनों में एच का यूज हुआ है। नेक्स्ट आता है इमेजरी, जहां पे भी आपकी कोई भी सेंस इमेज बनाना शुरू कर दे, वेदर यू आर लुकिंग एट समथिंग, वेदर यू आर इमेजिनिंग, वेदर यू आर टेस्टिंग, वेदर यू आर स्मेलिंग, कोई इस तरह की चीज़ों, वहां पे इमेजरी हो जाता है। यहाँ पे विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया है पायरेट का, आप विजुअलाइज कर सकते हो पायरेट का कि वो उसके हाथों में क्या है, उसके फेस में क्या है, उसका एक लेग ऐसा है, तो आप उसकी जो इमेज है आप विजुअलाइज कर सकते हो, तो यहाँ पे इमेजरी होगा। नेक्स्ट आता है रिपीटेशन, द वर्ड पिस्टल हैज बीन रिपीटेड 2 times, ठीक है, पिस्टल एंड पिस्टल, तो ये रिपीटेशन हो गया। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 9, फर्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ना ये क्या होता है? इसमें जो एडजेक्टिव होता है जिस वर्ड के आगे यूज हुआ है, एक्चुअल में वो उस वर्ड के लिए यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि किसी और नाउन के लिए किया जाता है, जैसे टेरिफाइड येल्प। Here terrified was used for mustard, not for yelp. Now yelp क्या है? yelp तो एक साउंड है, ठीक है, तो साउंड थोड़ी है टेरिफाइड। टेरिफाइड मतलब डरी हुई। अफ्रेड, अफ्रेड कौन है यहाँ पे? अफ्रेड तो मस्टर्ड है ना, डॉग है ना, ये है मस्टर्ड है, लेकिन टेरिफाइड मस्टर्ड नहीं आया, यहाँ पे क्या आया? टेरिफाइड येल्प, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। आई होप इट इज क्लियर। मतलब जो एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ दिया है वो उसके लिए नहीं आकर किसी और के लिए आया है, वहां पर होता है ट्रांसफर एपिथेट, यानी उसको ट्रांसफर कर दिया है, उसके साथ नहीं लाया है। नेक्स्ट आता है आपका रिपीटेशन, यहाँ पे हेल्प है वो रिपीट हुआ है, ठीक है, हेल्प हेल्प काफी बार रिपीट हुआ है, फर्स्ट लाइन में 2 बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन। नेक्स्ट आता है पोइटिक लाइसेंस, यहाँ पर माउस होल्ड टू मेक द राइम विथ हाउस होल्ड। माउस होल्ड कुछ भी नहीं होता, बस माउस होल होता है, होल्ड कुछ नहीं होता, लेकिन राइम के लिए उन्होंने हाउस होल्ड के साथ माउस होल्ड बना दिया क्योंकि पोइटिक लाइसेंस है। नेक्स्ट है एसोनेंस, रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड, यहाँ पे ई का साउंड है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, ई का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर बार 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 बार, और ये होगा एसोनेंस। नेक्स्ट आता है परमानेंट साउंड ओ, ये कौन से में है? डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। देखो ओ का कितनी बार रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस होगा। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। नाउ स्टैंजा नंबर 10 देखते हैं। सबसे पहली लिटरेरी डिवाइस है सिमली। इसके एग्जाम्पल देखो, अच्छा उधर लिख दिया मैंने, ड्रैगन विद द साउंड ऑफ इंजन लाइक, स्नोरिंग लाइक इंजन। कौन सी लाइन है? स्नोटिंग लाइक इंजन। किसकी तरह वो स्नोर कर रहा है, आवाज निकाल रहा है, जैसे कि इंजन में से आवाज निकलती है। ड्रैगन टेल विद आयरन, तो यहाँ पे क्लैश्ड हिज ड्रैगन लाइक आयरन्स इन अ डंजन, यहाँ पे भी लाइक आया है। नेक्स्ट, ड्रैगन अटैक टू द रॉबिन बर्ड लाइक अ रॉबिन एज अ वॉर्म, तो इस स्टेंजा में सिमली का खूब यूज हुआ है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस आती है आपकी ऑनोमोटोपोइया, जिसमें साउंड वर्ड्स आते हैं। यहाँ पे साउंड वर्ड है क्लैटर, क्लैंक एंड जिंगलिंग, ये सब साउंड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट आती है इमेजरी, इमेजरी जिसमें कि एक इमेज बन जाती है आपके माइंड में, और वो है
द अटैक बाय अ ड्रैगन, ठीक है, आपको लग रहा है, आप बना सकते हो कि हाँ कोई अटैक कर रहा है अपने ड्रैगन से, यानी कि कस्टर्ड है वो पायरेट पे अटैक कर रहा है. Assonance is next repetition of vowel sound A with a clatter and a clank and a jangling squirm. Repetition of vowel sound A is coming again and again. और यहाँ पर क्या होगा? Assonance. नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंस. यहाँ पे प्रोमिनेंट साउंड किसका आ रहा है? एल का. क्लैटर, क्लैंक एंड जिंगलिंग स्क्वेरम. देखो एल 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 का साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा, बीच में एल कहीं भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है, बट साउंड आ रहा है तो यहाँ पे होगा कॉन्सोनेंस. स्टैंजा नंबर 11 में फर्स्ट है एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ जी इन गल्प सम ग्रॉग. ये लास्ट वाला कंसीडर नहीं करेंगे, स्टार्टिंग का. इमेजरी, यहाँ पे इमेज बन रही है किसकी? द होल सीन. आपको पूरा सीन आप कर सकते हो कि किस तरह से पायरेट ने बुलेट को, अपने 2 बुलेट्स चलाई अपनी गन से, किस तरह से उसने ड्रिंक पिया, वो सारी इमेज बन रही है. इमेजरी इज थ्रू आउट ऑफ द पोम, सारी चीज़ों की इमेज बन रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लिटरेरी डिवाइस पूरी पोम में है. Stanza number 12, alliteration, repetition of letter as the start of the closely placed word. The repetition of letter G, glee, did gyrate. ठीक है, तो यहाँ पे G का sound आ रहा है, glee, did gyrate. यहाँ पे alliteration. Next is assonance, prominent sound of O. No, one, moan, for. ठीक है, अब यहाँ पे ये आप इसको एसोनेंस जो साउंड है वो वॉल साउंड है, जिसमें कि ओ का रिपीटेशन बार बार हो रहा है. प्रोमिनेंट यूज ऑफ वॉल साउंड आई. दूसरा एसोनेंस का एग्जाम्पल है इंक एंड ब्लिंक इन गिली डे. देखो आई 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 एंड आई, एसोनेंस. प्रोमिनेंट यूज ऑफ ए, यहाँ पर आया है दैट एट द पायरेट, ए. ठीक है, कई बार इस रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पे ई का भी आया है तो आप ई का भी लिख सकते हो. तो ये हुआ हमारा एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस. नाउ स्टैंजा नंबर 13 देखते हैं. फर्स्ट इज रेपिटेशन. अप स्पोकन हैज बीन रिपीटेड. अप स्पोक. ठीक है, ये देखो, ये रहा अप स्पोक, ये रहा अप स्पोक, रेपिटेशन होगा. ठीक है, ये. नाउ कॉन्सोनेंस, प्रोमिनेंट साउंड किसकी आ रही है? टी की. बट प्रेजेंटली स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. ट काफी बार आ रहा है. नाउ नेक्स्ट इज एसोनेंस. वॉल साउंड हो रही है, रिपीट यहाँ पर बार बार, दैट इज ई. पहले में ई है, हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लटर्ड. ई एंड अगेन ई यहाँ पर आया है ई. नेक्स्ट आता है आपका ब्रेव. ये वी डिडंट हैव बीन 3 times ब्रेव वी थिंक. ई यहाँ पे कई बार ई का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे होगी एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस. लास्ट आता है आपका 14 एंड 15 जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, रिपीटेशन है. सेंटेंस एंड रियलियो ट्रियलियो रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस. रिपीटेशन है, यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है? होल स्टैंजा हैज बीन रिपीटेड. फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा थे वो पूरे के पूरे रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे रिपीटेशन होगा. आई होप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड दिस पोएटिक डिवाइसेस आर क्लियर. नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स सम क्वेश्चन. ये पहला है आपका क्वेश्चन जो टेक्स्ट में से है. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो ट्रियलियो डेगर्स ऑन हिज टोज. व्हाट डिड द ड्रैगन लुक लाइक? कैसा लगता था वो? ऐसा लगता था. ठीक है, पूरा उसका फिजिकल अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन देंगे. व्हाई इज द ड्रैगन्स माउथ कॉल्ड अ चिमनी? बिकॉज इट इमिट्स फायर. Which word in the stanza means a small sword? Small sword की तरह के कौन सा word दिया गया है? Dagger. ठीक है, dagger आया है, small sword. Find a word from the passage which means a structure through which the smoke and smoke carried away up from a fire. तो यहाँ पे ये जो word है वो आया है चिमनी, जहाँ से धुआं निकलता है और ऊपर जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and clank and a jingling scream, he went at the pirate like a robin at a bomb. Why did Custard jump? क्यों किया था उसने jump? क्योंकि he saw the pirate. ठीक है, उसने pirate को देख लिया था. Next question है, what sound did Custard body make? किस तरह की sound आ रही थी? Clatter and clink sound आ रही थी. ठीक है, ये sound आ रही थी. What does dungeon means? Dungeon का मतलब क्या होता है? A cell. ठीक है. Find the least word from the passage which is exactly example of onomatopoeia. Onomatopoeia मतलब sounding words. ये रहे उनके example.
ये सारे साउंडिंग वर्ड्स हैं जो अनोमोटोपोइया की तरह आते हैं. What did everyone do when the pirate came? When the pirate came, Belinda cried for help and became pale with fear. Mustard ran away with a terrified cry and ink trickled to the bottom of the house with a blink, disappeared in the mouse hole. Custard jumped in front of the pirate to fight him. हर जो उसका पेट था, जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में बताया गया है कि सब लोग भाग गए थे अलग अलग साउंड बनाकर, बट जो कस्टर्ड था सिर्फ वही था जिसने पायरेट पर जंप किया था. Did Custard accept his cowardice in their bravery? Yes. Custard seemed like a real humble animal, as even after killing the pirate, he accepted that he is coward and everyone else is braver than him. तो वो कैसा था? यहाँ पे एक दूसरा भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट आता है कि वो बहुत humble था. Humble is called बहुत gentle. ठीक है, उसको इससे बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब उसको चिढ़ाते थे, कावर्डली बोलते थे. वो सबको कहता था कि हाँ ठीक है भाई, मैं कावर्डली हूँ, तुम ज़्यादा ब्रेव हो. डू यू थिंक, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप आंसर्स हमको देने हैं, बट दीज आर नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट, दीज आर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. Do you think that one should be made fun of because of their preferences and choices in life? Explain in the context of Custard the Dragon. क्या हमको अपनी choices, preferences करनी चाहिए life में? It is not right to make fun of anyone in the basis of their lifestyle and their choices. Custard the Dragon always wanted comfort and safety for him and therefore always cried for a nice safe cage. Belinda and other pets of the house made fun of him because they thought that he was a coward. Custard proved that just because he likes comfort, he is not coward. In fact, he was the only one who had the courage to face the pirate and kill him. तो किसी के पर्सनालिटी बेस पे, उसके बोलने चालने के तरीके पे, उसके रहन सहन से हमको उसके बारे में कोई भी जजमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग उसको चिढ़ाते थे कि उसको कावर्डली बोलते थे, वही लोग बाद में रॉन्ग प्रूव होते हैं. और कस्टर्ड प्रूव्ड राइट एंड अ हीरो बिकॉज ही वॉज द ओनली वन हु फेस्ड द पायरेट. हमारे वर्ड मीनिंग है, इसमें वर्ड मीनिंग थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन हाँ वन टाइम अगर आप पढ़ लोगे दैट विल बी ओके, बट इधर दैट विद द एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैम टू यू, तो उस टाइम पे ही आपके क्लियर हो गए होंगे. बट दीज आर, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लुक ऑन दीज वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, एक एक बार पढ़ लेना इनको. एंड एट लास्ट, दिस इज द स्मॉल समरी ऑफ दिस पोम. With this, we have completed the entire poem line by line with the poetic devices. Try to find out and write the poetic devices by underlining the concerned or particular word or line. That will really help you. Poetic device है, vocabulary का एक ना एक जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रैक्ट में होता ही होता है. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. नाउ मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पोम. एंड टिल देन, टेक केयर ऑफ you and your studies.